So we shall continue our next class. Yes. So yesterday what we did, yesterday up to receipt, capital receipt and revenue receipt. Capital receipts means which is recurring in nature, which is non-recurring in nature. Revenue receipts means which is not capital in nature. So capital receipts and revenue receipt, which is a recurring in nature, that is revenue receipts, and it is non-recurring in nature, that is capital receipts. Okay. सो कैपिटल मीन्स एक बार होता है, रेवेन्यू मीन्स बार बार हमें रिसिप्ट मिलता है. सेम वे पेमेंट का भी है. पेमेंट का देखेंगे आज, लास्ट टाइम वो रह गया था. प्लस हम लोग कैश बनाते, क्या बोलते हैं हम लोग, रिसिप्ट्स और पेमेंट का अकाउंट पहले बनाते. रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट बनाने से पहले हम लोग एक कैश बुक बनाते हैं जिसमें बैंक और कैश का बैलेंस आता है. अगर पेमेंट है तो पेमेंट साइड, रिसिप्ट है तो रिसिप्ट साइड. उसके बाद फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में हम लोग रिसिप्ट्स पेमेंट्स बनाते हैं, रिसिप्ट साइड. ओके. सो सारे अकाउंट्स को हम लोग टैली करते हैं, उस मतलब सारे अकाउंट्स को हम लोग उस टाइम बनाते हैं. तो ये हमने देखा है. ये आप प्रैक्टिकली जब करोगे तो ही समझ में आएगा. ओके. तो पहले हम लोग मीनिंग समझेंगे कि रिसिप्ट्स क्या है, पेमेंट्स क्या है, पेमेंट्स कितने टाइप के, रिसिप्ट्स कितने टाइप के. पेमेंट रिसिप्ट्स 2 टाइप के थे, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स. जो बार बार मिलता है, समझो कि आपकी फ़ीस है, हर साल मिलना, ये साल मिला, 11th में मिलेगा, 12th में मिलेगा, बीकॉम होगा या एमकॉम होगा, या जो BCA ये है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 ईयर का उनको फीस पे करना पड़ता है. डोनेशन एक ही बार मिलता है. ओके. जियो मेम्बरशिप का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, सेम वे. यस. सो देखो अभी पेमेंट कितने टाइप के होते हैं वो देखेंगे हम लोग. यस. सो पेमेंट, हाउ मेनी वेज ऑफ पेमेंट्स. सो रिसिप्ट हमने देखे, टाइप्स ऑफ रिसिप्ट वही है. और एक बात है, रिवेन्यू रिसिप्ट जो होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट पर जाते हैं. इनकम और एक्सपेंडिचर रिवेन्यू रिसिप्ट जो बार बार आपको मिलते हैं. और कैपिटल नेचर के रिसिप्ट जो होते हैं वो बैलेंस शीट में जाएंगे. कैपिटल है ना, इसीलिए आपका इवन पार्टनरशिप में कैपिटल कहाँ पर जाता है, बैलेंस शीट में जाता है ना. सेम कैपिटल नेचर के हो तो बैलेंस शीट में जाएंगे. ओके. ऑल रिसिप्ट्स आर नॉट इनकम. हर रिसिप्ट इनकम नहीं हो सकते, कोई लायबिलिटी के लिए भी रिसिप्ट हो सकता है. एंड कंसिडर एज ए डिफरेंट मैनर, तो उसे डिफरेंट मैनर में हम लोग देखने का. ओके. आपको जब प्रॉब्लम करोगे तो समझ में आएगी ये बात. सिर्फ उसने एक बार आपको मतलब आगाह करके रखा है. टाइप्स ऑफ पेमेंट. पेमेंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब इसमें भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के हैं, कोई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के. एक्सपेंडिचर में भी 2 टाइप है, कैपिटल और रिवेन्यू. तो कैपिटल क्या है वो देखेंगे. मैं जो बताती हूँ आप बुक में देख लेंगे, जैसे आप क्लास में करते हो. हर चीज़ मैं बुक में बोर्ड में नहीं बता सकती हूँ ना. आप लोग अपने नोटबुक टेक्स्ट बुक में देखेंगे. मैं टेक्स्ट बुक से अलग कुछ भी नहीं पढ़ा रही हूँ. ऐसे नहीं है कि सिर्फ सुनना है, जैसे कि आप गाने सुनते हो वैसे मेरी लेक्चर सुनने का नहीं है. आप लाइफ में भी अकाउंट्स कर नहीं सकते. जब मैं एक एक बोलती हूँ हर चीज़ आपके टेक्स्ट बुक में से रिपीट करती हूँ, क्योंकि बोर्ड पर लिखना हर चीज़ मैं बोर्ड पे उतार नहीं सकती, और आप ऐसे आंखें बंद करके सुन नहीं सकते और अकाउंट्स आ नहीं सकता. हर चीज़ के लिए, इवन कौन सी भी चैप्टर हो, कौन सा भी लेक्चर हो, इवन मेरे चैप्टरों के लिए, मेरे लेक्चरों के लिए, इकोनॉमिक्स हो, इंग्लिश हो, क्या पढ़ा रहे हो वो देखने के लिए आपको टेक्स्ट बुक में डिपेंड होना ही है. सो प्लीज़ गाइज टेक्स्ट बुक सामने रखिए, देखिए तो मैं जो बोल रही हूँ समझ में आएगा. कुछ लोग तो उससे भी बहुत स्मार्ट है, कुछ नहीं सिर्फ ईयरफोन लगा करके हम लोग सुन रहे हैं उनके गाने सुन सकते हैं. वैसे मत कीजिए, सीरियसली रहो और सीरियसली पढ़ो. ओके. ये आपकी लाइफ की बात है, आपको फ्यूचर बनाना है. फ्यूचर कैसे बनाएंगे ये आपकी. सो लॉन्ग पीरियड. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के एक्सपेंसेस जो होते हैं, एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं. ठीक है. लॉन्ग टाइम के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं. शॉर्ट टाइम के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे रिवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस बोलते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंसेस बोलते हैं. ओके. शॉर्ट टाइम के लिए जो होते हैं
और जैसे कि सैलरीज दिया है, सैलरीज हर महीने के लिए दिए जाते हैं, टैक्सेस है 1 साल के लिए देते हैं टैक्सेस, या इंश्योरेंस है तो छोटे टाइम के लिए दे दो, दैट इज़ कॉल्ड रिवेन्यू। लॉन्ग टाइम जैसे परचेसेस ऑफ लैंड, अपने कॉलेज के लिए बिल्डिंग ली है, आपके कॉलेज की बिल्डिंग कम पड़ रही थी, आपने आपके जो बैक साइड है वो भी आपने ले ली, समझो कॉलेज बोले तो कॉलेज में ही हर चीज़ के लिए, बिजनेस के लिए कम गिरी, बल्कि अपने आपके जो बाजू का था वो भी आपने खरीद लिया। 1 साल 2 साल के लिए खरीदा या लॉन्ग टाइम के लिए खरीदा? लॉन्ग टाइम के लिए खरीदा, दैट इज़ कैपिटल नेचर। ओके, लेकिन इंश्योरेंस लिया है, कुछ हो गया तो आपके वो या आपके वो कुछ लॉस ना हो, इसलिए आपने इंश्योरेंस लिया है। इंश्योरेंस शॉर्ट पीरियड के लिए होता है ना। परचेसेस ऑफ लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, फर्नीचर जो भी कॉलेज में फर्नीचर है, ऐसा नहीं है कि आपका 12वीं होती कि उसको तोड़ फोड़ देंगे दूसरा फर्नीचर लाएंगे, ऐसा हुआ है क्या? नहीं, आपका 12th क्लास खत्म नहीं, अभी तो क्या है कोरोना की वजह से आपके क्लासेस भी नहीं हो रहे हैं, अभी क्या है दूसरे बच्चों को तो अब नेक्स्ट जो 12वीं में आएंगे, जो 12th में आएंगे, उनके लिए नए फर्नीचर खरीदते बैठते, क्या वही फर्नीचर हो ना, वही क्लास वही बोर्ड, ये जो एसेट है लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो एक्सपेंसेस करते हैं, बोर्ड लिया, फर्नीचर लिया, कंप्यूटर लिए, ये लॉन्ग टाइम के लिए है, और जो शॉर्ट टाइम के लिए है वो शॉर्ट टर्म। ओके, यस। Capital expenditure. These expenditure are non-recurring expenditure in the nature. The benefits of such a expenditure are likely to be received for a long period. Long period of these expenses are shown on the asset side as a balance sheet, and their balances are carried forward next accounting year. सिमिलरली जैसे मशीनरी लेते थे, फर्नीचर लेते थे, वैसे ही मैंने बताया ना, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ स्टॉक होता ही है जो फ्यूचर पर्पज से रखा जाता है। जैसे कि आपके बोर्ड है, आपके जो बेंचेस है, आपकी जो जो भी आपको दिखता है कॉलेज सराउंडिंग में, एक बिजनेस एक छोटा, आप जो रेगुलर आते हो आपको पता चलता है, इसलिए मैं हर चीज़ में आपको कॉलेज का एग्जाम्पल देती हूँ। ये ऐसा नहीं है कि ये कॉलेज से ही रिलेटेड है, ऐसे नहीं है। हर जो भी होता है, जो भी ऑफिस बनाते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे लगना ही लगना है ना। यस। Revenue nature. Their expenses are recurring in nature. Benefits of these expenses are enjoyed immediately और current year. इमीडिएट की तरह तो आपने अभी पैसे किए, अभी उसका आपको एडवांटेज मिला, या करंट ईयर 1 साल के लिए मिला जो आपका चालू है, फ्यूचर में उसका मिलता नहीं मिलता बोल नहीं सकते। जैसे कि छोटे छोटे जो और एक्सपेंडिचर होते हैं, एग्जाम्पल कैसे दूँ मैं, कौन सा जो आपको फैक्ट्री अगर देखते हैं तो शायद आपको पता चलता। मैं ऑडिट के लिए गई थी, मुझे पता है, पर आपको ऑडिट ही पता नहीं। मुझे शुरू में मैसेज किया था कि ऑडिट फीस किसे बोलते हैं। ऑडिट फीस कुछ भी नहीं है, जब आप सीए होंगे तो आप ऑडिट करने जाओगे। ऑडिट करने जाना मीन्स आप जैसे लोग जब अकाउंट्स बनाते हैं, जो नॉन सीए है, इवन मैं भी अभी सीए में कंप्लीट की हूँ, तो मेरे जैसे लोग जब अकाउंट्स बनाते हैं तो मैं बरोबर रूल्स फॉलो करती हूँ क्या नहीं, अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन करती हूँ क्या नहीं, और रेगुलेशंस, मतलब कि हर चीज़ आप ठीक है आपने बनाया है, अकाउंट्स तो बनाया है, लेकिन एक रूल पास करता है, हर बार हर कोई ना कोई चीज़ फॉलो करते रहना पड़ता है। लॉ में ऐसा नहीं है एक बार आपने किताब पढ़ा हो गया, नहीं है, इवन अकाउंट्स में भी नहीं है। जब स्टार्टिंग में मैं गई थी सीए में तो कुछ अलग थे, फिर बाद में कुछ रूल अलग है, इवन अकाउंट्स में भी कुछ चीज़ें बदलती रहती हैं, ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट, तो वो आपको याद रहना पड़ता है, उसी तरह आपको फॉलो करना पड़ता है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अकाउंट्स के स्टूडेंट के लिए एक बेनिफिट है, हम लोग जनरेशन के साथ चलते हैं, ना पास्ट में जीते ना फ्यूचर में जीते, अभी जो चल रहा है वो चीज़ में हम लोग जीते, इसीलिए तो हम लोग फाइनेंशियल बोलते हैं। फाइनेंस हम लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट करके अभी फ़ायदा लेने का सोचते हैं। ओके, तो ये याद रखिए, रियल अकाउंटिंग स्टूडेंट अगर बनना है, रियल में आपको लाइफ में कुछ करना है, रोज़ 1 घंटा इकोनॉमिक्स न्यूज़ पढ़ोगे, शेयर मार्केट देखोगे, न कुछ भी नहीं समझ में आता, लेकिन आपको निफ्टी जो भी शेयर मार्केट के जो भी प्रो शेयर, ये शेयर है वो शेयर है,
अभी आप देखने में आ रहा है रोज़ न्यूज़ में सोना बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपका सोचने का काम है, आपका अकाउंट्स के स्टूडेंट है, क्यों बढ़ रहा है वो सोना? लॉकडाउन है, खरीदने वाला तो कोई भी नहीं होगा, फिर भी सोना बढ़ते जा रहा है, क्यों? इसका कुछ तो रीज़न होगा ना। कभी आप सोचो, अगर आपके दिमाग में है तो अभी क्यों बढ़ रहा है? लोगों के सैलरीज नहीं है, बहुत सारे लोग घर में बैठे हैं, न्यूज़पेपर क्या चल रहा है आपको पता है। तो ऑलमोस्ट 50% लोग, मतलब जिनके जो अच्छा काम करते थे वो लोग सैलरी वैलरी छोड़ के घर में बैठे, कुछ लोग कमा रहे, कुछ लोग ऐसे जो रोज कुछ तो कर, बिजनेस लोगों का कुछ भी नहीं, ठन ठन गोपाल चल रहा है, बिजनेस तो अभी कुछ चले जैसा नहीं है। तो मुझे बोलो, ऐसी सिचुएशन में सोना क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पैसा कमज़ोर हो रहा है, पैसे की वैल्यू गिर रही है। जो हम लोग कैपेसिटी थी ना पैसे मतलब खरीदने की, हमारी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मतलब हमारी स्टैंडर्ड कम होती जा रही है, इसीलिए सोने की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। और एक भी बात है, कैसा होता है पता है, हमारे देश में एक तो है तो बहुत अपर लोग है, या तो लोअर लेवल, एक मिडिल क्लास, ऐसे 3 क्लास के लोग हैं। लोअर लोग जो रोज़ का करते कुछ तो ऐसे का कूली नाली मतलब कुछ तो करते हैं, जैसे मतलब वो घर बांधने के लिए, या तो रोज़गार करते हैं, रोज़ के रोज़ वेजेस लेते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ घर में कुछ तो आता है। वो लोग तो सोना सोचते भी नहीं करेंगे। मिडिल क्लास है, थोड़ा बहुत सेविंग होती है, तो वो सेविंग में कुछ तो कुछ घर धंधा चल के थोड़ा बहुत, हम लोग सभी मिडिल क्लास में आते हैं। और अपर लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो लोग सोचते हैं सिचुएशन ऐसी है, लोग क्या करते हैं, घर का सोना पूरा बेचने के लिए निकालते हैं आगे, क्योंकि सैलरी बंद है तो बेचेंगे, ठीक है ना, बेचेंगे। तो अगर सोने का कम हो तो ये जो अपर क्लास के लोग हैं ना, पूरा सोना खुद के घर में लेके रख सकते हैं। अब ये एक और एक भी वे है, क्योंकि ज़्यादा अगर होगा तो वो भी सोचेगा क्यों चुकी इन्वेस्ट करना इसमें, बाद में जब मार्केट डाउन होगी तो मेरा लॉस होगा, सोना नहीं खरीदने का, ऐसा भी सोच सकता है ना, ऐसा भी एक लॉजिक है। हर चीज़ आप अकाउंटिंग एस्पेक्ट से मार्केट में क्या चल रहा है देखो। जब लॉकडाउन हुआ था तो पेट्रोल के का दाम गिर रहे थे, अभी लॉकडाउन के रहते हुए भी पेट्रोल बढ़ा है, क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है? इवन इंडिया नहीं, आपको ग्लोबली देखना है कि हर कंट्री में पूरे मतलब पूरे जो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्रीज में क्या चल रहा है, वहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि हम लोग ग्लोबलाइजेशन में हो गए, ये इंटर रिलेटेड है। अमेरिका में कुछ लोग मतलब अमेरिका के शेयर्स गिरते हैं तो हमारे को भी इफेक्ट करता है, क्यों करता है? क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट है ना। कोरोना की वजह से पेट्रोल महंगा हो रहा है, क्योंकि जाना आना भी बहुत रिस्की हुआ है ना। तो आप हर चीज़ का ध्यान रखिए। बोलने का मतलब ऐसे कि सिर्फ किताबी भाषा नहीं, प्रैक्टिकल वे में सोचिए तो लोग, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल जीते हैं, किताबों में नहीं, हम लोग प्रैक्टिकल जीते हैं। अकाउंट्स प्रैक्टिकल नॉलेज ओरिएंटेड है, इसीलिए मैं आपको कॉलेज, क्योंकि आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, आप लोगों को कॉलेज से बाहर की दुनिया अभी पता नहीं है, आपने कभी कुछ लैंड लिया नहीं है, जाके आपने कहीं पर कुछ जॉब किया नहीं है। इवन आप कुछ ही लोगों को बैंक में जाके क्या क्या करना पड़ता है, सेविंग, अगर आपको समझो कि सेविंग्स अकाउंट खोलना है तो क्या करना पड़ता है, या डिपॉजिट करना है तो क्या पड़ता है। आप खुद से जाके कुछ किया भी नहीं होगा अभी, तो आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है। इसीलिए सिंपल वे में बताने के लिए मैं कॉलेज का एग्जांपल देती हूँ। सिर्फ कॉलेज नहीं है, लेकिन आपके देखने में वो चीज़ें आती है, इसलिए मैं बताती हूँ। ऐसे तो एग्जांपल बहुत सारे हैं, लेकिन आपके पल्ले पढ़ना चाहिए ना, इम्पोर्टेंट थिंग। यस, रेवेन्यू देर आर द रिकरिंग इन नेचर, रिकरिंग मतलब बार बार होती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर। बेनिफिट्स ऑफ दिस एक्सपेंसेस आर इंजॉयड इमीडिएटली, उसका अगर वो पैसे खर्च होते हैं इमीडिएटली मिल सकता है, या तो 1 ईयर के अंदर मिल सकता है, ठीक है। लॉन्ग टाइम नहीं मिल सकता। डिफर्ड रेवेन्यू, अभी डिफर्ड रेवेन्यू ये एक टाइप है कि ये एक इम्पोर्टेंट है। डिफर्ड मतलब न लॉन्ग होता है न शॉर्ट होता है, आधी नमूनी। यस, वहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, वो क्या होता है वो देखेंगे। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज
Actually, a revenue expenditure, such expenditure is incurred for receiving benefits for a more than a year. Example, advertisement expenditure paid 3 years. In such a case, one third of the 30,000, 10,000 is current year. It should be debited to income and expenditure account. Two-third, 20 and 20 expenditure should be shown on the asset of the balance sheet. Total receipt, total revenue, credit side, income and expenditure side, capital liability side, balance sheet. Okay, capital liability side of balance sheet. Total receipts, credits order by income expenditure, capital liability side. Total payment, revenue, debit side of the income and expenditure account, capital balance sheet. ओके, तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये भी एक एक्सपेंडिचर होता है जो 1 साल के अंदर का नहीं होता, लॉन्ग टाइम बोलने के लिए बहुत लॉन्ग भी नहीं जाता। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, वही एग्जांपल भी बताऊंगी क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर बोर्ड है मेरे पास बोर्ड नहीं है बोल के नहीं, पर हर चीज़ बोलने के बाद कभी कभी स्टूडेंट बोलते मेरा आवाज़ आता नहीं है या आप क्या समझाते हो वो समझ में नहीं आता है, ऐसी चीज़ें होती है। और अकाउंट्स समझने की चीज़ है, देखने की चीज़ नहीं है, समझना प्रैक्टिकली एग्जाम्पल से ही समझ में आती है। इसीलिए मैंने सोचा कि बोर्ड देखने से जो टेक्स्ट बुक में सिंपल वही मैं समझाऊंगी और आप लोग भी ज़्यादा कुछ नहीं करके उतना भी समझे तो भी अकेला हो, बहुत बहुत बड़ी बात है। चलो, सो डिफर्ड रेवेन्यू किसे बोलते हैं? एक तो कैपिटल रेवेन्यू हो गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर हो गया, दोनों भी हो गया। डिफर्ड मतलब कुछ डिफरेंस, अलग। अब ये डिफर्ड क्या है? एक एडवर्टाइजमेंट है, समझो कि आपका बिजनेस है या समझो कि मैंने आपको पहले जो भी आपका पॉक्सेट कॉलेज है आपके कॉलेज में एडवर्टाइजमेंट पर्पस 3 साल के लिए एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को हायर किया और उन्होंने बोला कि 30,000 लो, हर मतलब 30,000 3 साल का एग्रीमेंट किया कि 3 साल तक आप एडवर्टाइजमेंट करोगे हमारे कॉलेज की, ठीक है। तो 3 साल तक एडवर्टाइजमेंट करने के लिए 30,000 लिए, वो 30,000 1 साल के लिए है क्या? नहीं है। लॉन्ग पीरियड बोलने के लिए कितने साल के लिए? सिर्फ 3 साल के लिए, उससे आगे नहीं जाएगा। शॉर्ट टाइम बोलेंगे तो 1 साल में ख़त्म भी नहीं होगा, तो ये डिफर्ड रेवेन्यू। ये एक्सपेंसेस हमने 3 साल के लिए किया है, इस साल का 10,000 है, ठीक है, और 20,000 है वो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर 2 साल के लिए। तो इस टाइप के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ओके, थोड़े दिन के लिए मतलब न बहुत था न छोटा, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, थोड़े दिनों के लिए जो एक्सपेंसेस करते हैं तो वैसे एक्सपेंडिचर जो होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ओके, तो उसका फ़ायदा हम लोग सिर्फ 3 साल के लिए ले सकते हैं, हाँ, इस एग्जाम्पल के हिसाब से। तो 3 साल के बाद उसका लाइफ नहीं होगा। ओके, ये जो परफॉर्मा है, ये परफॉर्मा आप अपने नोटबुक में लिखेंगे गाइस। यहाँ पर एरो डाल के दिया गया आपके टेक्स्ट बुक में, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एरो। मैंने एक आपको अकाउंट बनाने के लिए बोला था, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, उसके बाद ये एरो डाल के रिसिप्ट्स इज इक्वल टू रेवेन्यू और कैपिटल, रेवेन्यू कहाँ पर जाएगा, कैपिटल कहाँ पर जाएगा। टाइप ऑफ पेमेंट में फिर एरो करके दिया गया है, वो भी लिखेंगे। आप अपने नोटबुक में चैप्टर 2 बोल के अच्छी तरह मेंशन करके ये चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद यस, उसके बाद अकाउंट है, आपको अकाउंट दिया गया है, स्पेसिफाइड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ओके, पेज नंबर 68 67 पर जो आपको पेमेंट और रिसिप्ट दिया है वो लिखना है एरो डाल के। और उसके बाद रिसिप्ट्स एंड पेमेंट 2.24 में जो दिया है वो लिखना है। उसके बाद 2.25 जो दिया है
स्पेसिफाइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। मैं हर चीज़ का आपको पहले परफॉर्मा लिखाती हूँ, कौन सी चीज़ कहाँ पर आती है, कौन सी चीज़ कहाँ पर आती है, ये मैं लिखाती हूँ। क्यों लिखाती हूँ? क्योंकि आपको क्लियर कट आइडिया हो कि कौन से किस टाइप के एक्सपेंसेस, किस टाइप के रेवेन्यूज होते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर आती है, ये आपको अच्छी तरह पता चले। तो यहाँ पर अकाउंट है, उसमें देखिए एक एक चीज़ मैं डिस्क्राइब करूँगी, आप लोग फॉलो करिए। In the books of receipts and payments account for the year ended 31st March 2000 dash dash receipt side to bank balance brought down, तो जो भी बैलेंस होगा वो लास्ट ईयर का, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ओके। उसके बाद नेम ऑफ द बैंक्स, तो हो सकता है 2-3 बैंक है तो अलग अलग बैंक में कितने पैसा है वो। उसके बाद सब्सक्रिप्शंस, सॉरी सब्सक्रिप्शंस प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, उसके बाद मतलब तीनों साल के इसमें बताना है आपको। उसके बाद एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, टू लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट ग्रांट्स, डोनेशंस फॉर स्पेसिफिक फंड, बिल्डिंग फंड, प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड, टू डिविडेंड रिसीव्ड, हायर रेंट हॉल रिसीव्ड। हायर रेंट हॉल, ये हायर क्या होता है? रेंट, लीज भी हो सकता है यहाँ पर। सैलरी इनकम, सेल्स ऑफ लोड मटेरियल्स, पेपर्स, मिसलेनियस रिसीव, टूर्नामेंट रिसीव्स, क्रिकेट फीस, ट्यूशन फीस, टर्म फीस, कलेक्शन ऑफ फाइन, लॉकर रेंट, एग्जाम फीस, बैलेंस कैरिड आउट। यहाँ पर है इस साइड रिसिप्ट साइड। और पेमेंट साइड बैंक बैलेंस, बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैंक ओवरड्राफ्ट, सैलरीज प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, करेंट रेंट रेट्स एंड टैक्सेस प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, by printing and stationery, general expenses, interest on bank loan, electricity charges, audit fees, tournament expenses, wages, purchases of sports material, insurance, telephone, mobile expenses, bank charges, by postage, convenience, expenditure for annual function, fixed deposit, purchase for fixed assets, books, furniture, building, investment, newspaper, office expenses, repairs, balance carried on, cash in hand, cash at bank, names of bank, ओके। तो रिसिप्ट साइड रिसिप्ट दिया है, पेमेंट साइड पेमेंट दिया है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे है कि जो आपने कभी सुनी नहीं है। 11th में ट्रेडिंग से रिलेटेड आपने बहुत सारे वर्ड्स देखे हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं। जब आप 11th में गए थे ना, आपके लिए ये भी वर्ड बहुत सारे वर्ड नए थे। कभी आपने ट्रेडिंग सुना था 11th में? कभी आपने डेबिट सुना था 10th से पहले, मतलब 11th से पहले 10th में? नहीं ना। लेकिन अभी आपको इजी लगता है। मैंने आपको फर्स्ट जब ऑनलाइन क्लासेस तब मिले, हर चीज़ सुनते सुनते करते करते हैबिट हो जाती, पुराना हो जाता। नई चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए टाइम लगता। सेम ये भी अकाउंट सेम है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा नेचर इसका अलग है। इसके लिए रिसिप्ट, ग्रांट्स मतलब जो गवर्नमेंट से मिलती है, डोनेशन मिलता है, जो भी चीज़ें होती है वो रिसिप्ट है। जो पैसा इन्हें मिलता है वो चीज़ें यहाँ पर है, जो पेमेंट होती है वो यहाँ पर है। गाइस, हर चीज़ प्रैक्टिकली इमेजिनेशन करना ही पड़ेगा। जब तक आप इमेजिनेशन नहीं करोगे तब तक आप अकाउंट रियलाइज नहीं कर सकते। खुद को उस चीज़ पे रखो। समझो कि आप खुद का कॉलेज है, आप खुद एक अकाउंटेंट हो, तो आप कैसे करोगे? जब भी मैं एग्जांपल देती हूँ, या आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है तो आपका कैसा होगा? आपके में माइंड में फर्स्ट आप खुद को एक अकाउंटेंट प्रीफर करो तो आपको अकाउंट ईजी होगी। ऐसे नहीं आप आउटसाइडर हो, सिर्फ अकाउंटेंट करता है। खुद को अकाउंटिंग करते हुए देखो तो आपको समझ में आएगा कि एक बिज़नेस है। मैंने पहले भी बोला था, बिज़नेस अलग है, ओनर अलग है। आप अकाउंटिंग करने बैठे तो आप खुद को रियलाइज़ करो कि मैं अकाउंट करने बैठी, मेरे खुद की बुक्स है और मैं एंट्री कर रही हूँ, और बिज़नेस अलग है, ओनर अलग है। तो आप एंट्री कैसे करोगे? सेम फंडा, सेम लॉजिक, कुछ भी नहीं है, समझ में आ जाएगा। और ये जो वर्ड है, जैसे कि आपके लिए बहुत सारे वर्ड है, जैसे लाइफ मेंबरशिप है। लाइफ मेंबरशिप क्या है? अभी मैंने जियो का लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जियो का मेंबरशिप है। एक बार आप उसके मेंबर बन गए, उसके मेंबर बन गए,
जब तक आपको वो लोग निकाल नहीं देते। कब निकाल देते हैं वो भी देखेंगे ना, आपके सर्विस नहीं है लेकिन आप मेंबर होते हैं उसके, वो थोड़ा दिन टाइम टेन्यूर देता है, लास्ट रिचार्ज के बाद कितने दिन आप कुछ भी बैलेंस नहीं भरते, देख देख के फिर वो आपका कैंसिलेशन होता है। तो एक मेंबरशिप फ़ीस रहती है, अगर फिर से आप उसको मेंबर बनाएंगे तो फिर से पे करना पड़ेगा। उस लिमिट के अंदर आप करोगे तो आपको कुछ नहीं लगेगा। एक मेंबरशिप फ़ीस लगता है, तो वो फ़ीस एसेट है, ऐसी चीज़ें होती है। वो रियलाइज़ करने के लिए मैंने आपको जियो का एक उदाहरण दिया था, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा बहुत नहीं देखते हो तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और मेरे किस्से में एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि मुझे थोड़ा बहुत बैंकिंग नॉलेज है, ऑडिट नॉलेज है, तो प्रैक्टिकली मैं सोचती हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा सा नॉलेज है। आप प्लीज़ स्टूडेंट को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, घर से बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, न्यूज़पेपर नहीं तो नहीं, न्यूज़ देखा करो। और स्पेशली इकोनॉमिक न्यूज़ जो रिलेटेड टू कॉमर्स न्यूज़ होती है वो बहुत अच्छी होती है। इकोनॉमिक्स न्यूज़ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कभी कभी शेयर मार्केट भी देखा करो, आपके लिए फ्यूचर के लिए अच्छी बात है। सो ये परफॉर्म आप नोटबुक में लिखेंगे, अच्छी तरह कॉपी करेंगे और अच्छी हैंड राइटिंग में लिख के रखेंगे, तभी आपको कुछ तो समझ में आएगा कि अकाउंट में क्या क्या आते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं, किताब में है दिमाग में नहीं, और दिमाग में आने के लिए खुद से लिखना ज़रूरी है, तब तक आएगा नहीं। ओके, ठीक है, एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ओके।
guys, a short period, short bit, because 1 hour continue talking, nobody is a friend. Sorry, I did not realize that I am taking earphone. Yes, 1 घंटा नॉन स्टॉपली बोलना बहुत ये होता है, थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है, क्योंकि सामने कोई नहीं है, खुद आप लोगों को इमेजिन करते हुए, आपको एग्जांपल देते हुए बोलना, और नॉन स्टॉपली चैट मतलब बोलते ही रहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं 2 मिनट्स 3 मिनट्स का ब्रेक ली। फिर 1 घंटा टोटली मैं आपको कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, सब्जेक्ट वाइज बोलती हूँ, सब्जेक्ट को छोड़ के कुछ नहीं बोलती हूँ। ओके, चलो हम लोग कहाँ पर थे गाइस? परफॉर्मा, आपको परफॉर्मा अच्छी हैंड राइटिंग में रेड पेंसिल से परफॉर्मा करके, रेड पेन से हेडिंग लिखी, ब्लू पेन से अच्छी तरह लिखना है, ब्लू ब्लैक जो भी आपका हो, नीट हैंड राइटिंग में लिखना है, कंजूसी बिल्कुल करना नहीं है। यहाँ पर कंजूसी करोगे तो कुछ मार्क में भी कंजूसी मिलेंगे। ओके, तो अभी मैंने बताया आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या आते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली प्रॉब्लम करोगे तब आपको 1 बाय 1 इश्यूज सॉल्व होते जाएंगे। ऐसे पढ़ने में और जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो ही आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सो डोंट बॉदर एंड डोंट वरी, फॉर दैट पर्पस आई हैव देयर। समझाने के लिए आपको मैं हूँ। अकाउंट जब आप करोगे तो futures of income and expenditure. आपको मैंने बता दिया है।
ओके, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस? सो अभी हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी ये पूछ सकता है। इस चीज़ के ऊपर 101% रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में क्या डिफरेंस है, इसमें आपको आना ही आना है। 12th में आपको क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है। आप मैं लिख के देख सकती हूँ, क्योंकि ये जो है ना मेजर टॉपिक है। यहीं से आपको अकाउंट्स ट्रीटमेंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और इसके बाद रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, मैं 1 बाय 1 समझाऊंगी, धीरे धीरे बताऊंगी। मैं आपको एकदम स्पीड में नहीं ले जाऊंगी, एग्जाम्पल देते हुए बताऊंगी। अच्छी तरह सुन के अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए। ओके, यस। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में क्या डिफरेंस है? रेवेन्यू एंड पेमेंट एंड अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रेवेन्यू और पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड ओके, उससे मैं देते जा। फर्स्ट डिफरेंस बताने से पहले हम लोग एक मीनिंग देखेंगे। मीनिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर में मीनिंग क्या है? आपने रिसिप्ट और पेमेंट देखे, डिफर्ड कैपिटल रिसिप्ट, डिफर्ड पेमेंट देखा है। अभी आप लोग मीनिंग देखेंगे। मीनिंग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ समरी ऑफ रेवेन्यू, इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल नहीं है, रेवेन्यू जो बार बार होती है। इनकम बार बार होता है और एक्सपेंसेस बार बार होते हैं इन अ पर्टिकुलर पीरियड, एक फाइनेंशियल ईयर में। रेवेन्यू एक्सपेंसेस कैसे होते हैं? जैसे कि सैलरी है, पर्टिकुलर पीरियड के लिए मिलती है। जैसे कि लाइट बिल है, हर महीने का अलग अलग होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस है। ओके, इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर। All revenue expenses and losses current year are debited to all revenue income. Gains of current year are credited to all income. In income and expenditure account, only revenue income or gains are current year are credited. In income and expenditure account, only revenue income and gains of revenue income and gains of yes
इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली रेवेन्यू इनकम और gains of the current period are credited. Example, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट. ओके, इन्वेस्टमेंट किया है और इंटरेस्ट लिया है. इन्वेस्टमेंट आपके लॉन्ग टर्म के लिए है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है, तो वो इंटरेस्ट आपको कौन से टाइप का है? वो हर महीने मिलता है आपको इंटरेस्ट, तो वो रिवेन्यू नेचर का इनकम है. ओके, इंटरेस्ट है रिवेन्यू नेचर का. लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट. सैलरी रिसीप्ट्स, डोनेशन रिसीप्ट्स, डोनेशन रिसीव्ड, ट्यूशन फीस रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर एक्सेट्रा. और एक्सपेंडिचर ओनली रिवेन्यू एक्सपेंसेस और लॉसेस करेंट ईयर आर डेबिटेड टू करेंट अकाउंट इन आइटम्स. और ये कौन से टाइप का है? ये प्रॉफिट एंड लॉस की तरह है. ये जो अकाउंट है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये P&L अकाउंट की तरह है. ओके, ये याद रखो, जो P&L अकाउंट में होता था ना, उस तरह इसमें भी सारे आते हैं. लेकिन P&L अकाउंट में ट्रेडिंग रिलेटेड मतलब नॉन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे, और इसमें जो करेंट ईयर एक्सपेंसेस है वो आएंगे और इनकम आएंगे करेंट ईयर. यहाँ पर पहले ही दिया आपको, रेवेन्यू एक्सपेंसेस लॉसेस करेंट ईयर आर डेबिटेड टू करेंट अकाउंट, नॉट प्रॉफिट कंसर्न मे बी डिफर्ड कंसर्न ऑफ एक्सपेंसेस पेड फॉर द करेंट ईयर वेदर एक्चुअली पेड और नॉट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आर टेकन इनटू अकाउंट. इन अदर वर्ड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. जैसे हम लोग करेंट ईयर में लेते थे ना आउटस्टैंडिंग वेजेस, वो सारे लिखते थे ना, सेम इसमें भी लिखते हैं टोटल एक्सपेंस. ओके, यस, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है. ओके, रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट का परफॉर्म आपको लिखना है. मैंने अभी बोला अच्छी तरह अच्छी नोटबुक में आपने 1 बाय 1 बोलूँगी, आप लोग लिख लेंगे. मैं ज़्यादा अगर समझाऊँगी तो आपको कुछ भी समझ में जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ परफॉर्मा तक ही आ रही हूँ. और जब मैं बोर्ड पर आपको करूँगी या नोटबुक में कराऊँगी, तब आप लोग को एक एक बिट भी समझाऊँगी. तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 7, सॉरी, इनकम और एक्सपेंडिचर देखना है ना. यस, एक मिनट. इनकम और एक्सपेंडिचर के पहले हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि इनकम और एक्सपेंडिचर में डिफरेंसेस क्या है. ओके, ये एरिया बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस. आपको किस तरह समझो वही सोच रही हूँ मैं, क्योंकि आपके दिमाग में ये घुसाना बहुत बड़ी बात है. यस, डिस्टिंक्शन इन बिटवीन, यहाँ से ये समझाऊंगी मैं. टाइप ऑफ अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट, रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट क्या है? इट इज़ अ रियल अकाउंट. टाइप ऑफ अकाउंट में फर्स्ट रिसिप्ट और पेमेंट क्या है? रियल अकाउंट टाइप है. ये पहला आपको याद रखना है कि रिसिप्ट और पेमेंट है तो कैपिटल रियल अकाउंट है,
और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, लाइक पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट भी नॉमिनल है और ट्रेडिंग अकाउंट भी नॉमिनल है। सो रिसीप्ट सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, और रिसीप्ट्स और पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट मीन्स एसेट्स और लाइबिलिटीज। यस, नेचर। नेचर किस टाइप का नेचर है? पहले टाइप ऑफ अकाउंट में एक रियल है। कौन सा रियल है? रियल अकाउंट है। कौन सा? रिसिप्ट्स और पेमेंट रियल अकाउंट है, और इनकम और एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद नेचर, इट इज़ अ सिमिलर इन अ कैश, सिमिलर टू कैश बुक। तो नेचर के हिसाब से देखें तो रिसिप्ट्स और पेमेंट क्या है? कैश बुक की तरह है। हम लोग पूरे कैश ट्रांजैक्शन लिखता है, वो इस साल का है, लास्ट ईयर का है, पिछले साल का है, नो मैटर, सिर्फ कितना आया और कितना गया। ओके, तो ये कैश बुक की तरह है। जबकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट इसे चला के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आउटस्टैंडिंग इनकम जो भी हम लोग ऐड करके लेते थे ना, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। और ओपनिंग बैलेंस, इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस एज पर और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस और ओवरड्राफ्ट से शुरू होती है। कौन सा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, द क्लोजिंग बैलेंस रिप्रेजेंट आइदर सरप्लस और डिफिसिट। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होता है, वो क्लोजिंग बैलेंस से डिफिसिट और सरप्लस से निकलता है लास्ट ईयर, ये रिसिप्ट्स और पेमेंट से। ओके, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस। ओके, receipts and payments. All receipts and payments during the current period are recorded in this account, revenue or capital. All receipts and payment during the current period. तो हर चीज़ मैंने आपको पहले बताया था कि रिलेटेड टू दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर और पास्ट मतलब लास्ट प्रीवियस ईयर का है, नो मैटर। तो इसमें रिवेन्यू और कैपिटल दोनों भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर है, ओनली रिवेन्यू जो होते हैं कैपिटल नेचर के आ नहीं सकते, ओनली रिवेन्यू नेचर के ही एक्सपेंसेस और इनकम आते हैं। द ओनली रिवेन्यू रिसीप्ट्स एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रिलेटेड टू करेंट पीरियड और रिकॉर्डेड। लेकिन ऑल रिसीप्ट्स एंड ऑल पेमेंट्स वेदर दे आर रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, करेंट ईयर, नॉट करेंट ईयर, सारी चीज़ें कहाँ पर आती हैं? इनकम और रिसीप्ट्स और पेमेंट साइड आती है। नॉन कैश आइटम्स, नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड दिस अकाउंट। नॉन कैश जो कैश में नहीं होती है वो चीज़ें यहाँ पर नहीं आती है। लेकिन इन दिस अकाउंट नॉन कैश आइटम्स लाइक बैड डेट्स, डिप्रिसिएशन, आउटस्टैंड एक्सपेंसेस और ऑल्सो इंक्लूडेड। नॉन कैश जैसे डिप्रिसिएशन है, कैश एक्सपेंसेस है, कहीं पर आपको खरीदने से मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना। लेकिन वो एक एक्सपेंस है जो हम लोग पी एंड एल में बताते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस है। तो उसी तरह नॉन कैश एक्सपेंसेस इनकम और एक्सपेंडिचर में आएंगे। लेकिन रिसीप्ट्स और पेमेंट्स में ओनली रिसिप्ट, आपके हाथ में क्या आया, आपने क्या दिया, किस साल का है, कौन सा है, कुछ नहीं। ओके, नॉन कैश एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, लेकिन एक्सपेंडिचर और इनकम में कैश और नॉन कैश दोनों भी आते हैं। ऑल अकाउंट्स, ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, कौन से भी ट्रांजैक्शन आ सकते हैं। क्या बोलते हैं? रिसिप्ट्स और पेमेंट्स में ऑल टाइप ऑफ अकाउंट्स आते हैं, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, तीनों टाइप के अकाउंट्स की एंट्री हो सकती है। लेकिन दिस अकाउंट कंटेन्स ओनली ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट्स। जो नॉमिनल अकाउंट के होते हैं वही चीज़ें इसमें आती हैं। नॉमिनल अकाउंट का क्या है डेफिनेशन? नॉमिनल अकाउंट का क्या है? ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, क्रेडिट ऑल, क्या है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। तो वो टाइप के एक्सपेंसेस जो एक फाइनेंशियल ईयर के होते हैं, वो टाइप के एक्सपेंसेस ही और इनकम ही एक इनकम और एक्सपेंडिचर में आते हैं। जबकि रिसिप्ट्स और पेमेंट में तीनों टाइप के अकाउंट के एंट्री आ सकते हैं। ओके, पीरियड, इट इज़ इंक्लूड अकाउंट रिसीव्ड और अमाउंट पेड फॉर एनी पीरियड।
लाइक अ प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। मैं अभी तक आपको रिपीट कर करके बोली हूँ कि ये इर्रेस्पेक्टिबल ऑफ पीरियड है, कौन से पीरियड के लिए नहीं है, सिर्फ आपके पास पैसा कितना आया, किसी को कितना दिया। ओके, जबकि इनकम और एक्सपेंडिचर में दिस इज़ अ अकाउंट रिलेटेड टू करेंट ईयर, नॉट इन करेंट ईयर ओनली आर इंक्लूडेड। इस साल के जो एक्सपेंसेस है वही हम लोग लेते हैं और इस साल के जो इनकम है वही हम लोग लेते हैं इसमें। ओके, एंड बैलेंस शीट, इट नीड नॉट बी नेसेसरली अकम्पायर्ड बाय द बैलेंस शीट। तो रिसीप्ट और पेमेंट साइड की जो एंट्रीज होती है नेसेसरी नहीं है कि बैलेंस शीट में वो आए ही, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन इट ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय द बैलेंस शीट। तो जो इनकम और एक्सपेंडिचर है, इनकम और एक्सपेंडिचर के ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट में आते हैं, क्योंकि रिलेटेड बैलेंस शीट हम ईयरली पोजीशन देखने के लिए करते हैं तो वो आते हैं। ओके, ये जो आप लोग परफॉर्मा करके एक दो इलस्ट्रेशन करोगे, इसको टाइम लगेगा आपको, एक नया वे है। ओके, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। All income, expenses and losses are to be credited. All revenue and gains are all expenses and losses are debited to it, and all revenue and incomes and gain credited to it. It is similar to profit and loss account. जैसे हम profit and loss account में करते थे वो ये, सिर्फ थोड़ा सा नाम अलग है। जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपको आइडिया आएगा कैसा होता है कि कुछ चीज़ें देखने में घबरा देने वाली होती है, प्रैक्टिकल में करोगे थोड़ा सा लॉजिक समझ में आएगा। इट्स अ ईजी, ये भी ईजी है, आप खुद से देखिए समझ में आएगा। मैं तो कराऊंगी इलस्ट्रेशन, लेकिन उससे पहले आप अच्छी तरह नोटबुक में कॉपी करेंगे। अभी प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज द पर्टिकुलर डेट। The balance sheet of non-trading organization is similar to balance sheet of sales, trading and concern organization. तो ये बैलेंस शीट सेम ही है जैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में बनाते थे, एसेट साइड लायबिलिटी साइड कुछ भी नहीं है, तो बैलेंस शीट ही होता है। बैलेंस शीट ओनली शो कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिवेन्यू। बैलेंस शीट इज prepared with the view of measure the extract financial position of the organization concerned at a certain date, normally at the end of the year. The excess of assets over liabilities is termed to be capital fund. It is the opening balance of the capital fund is not known. It can be ascertained as the balancing figure by preparing a balance sheet. तो इसमें एक होता है जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हम लोगों को कैपिटल पता चलता है, ठीक है, कि पहले से कैपिटल पता चलता है, सिर्फ हम लोग टैली करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग पूरे फिगर डालेंगे, सिर्फ यहाँ पर कैपिटल नहीं होता, यहाँ पर होता है कैपिटल फंड होता है। जो भी समझो कि एसेट साइड है, उसके बाद लायबिलिटी साइड होने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर होता है उसे कैपिटल फंड बोल के हम लोग नाम रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अकाउंटिंग थोड़ा सा अलग है, मैं बोली ना, तो इस तरह ये बैलेंस शीट बनता है, स्लाइटली डिफरेंट। तो इसका भी परफॉर्मा आपको दिया हुआ है, बैलेंस शीट का भी, ये आप लोग करेंगे गाइज। इस चीज़ को मैं नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छी तरह समझाऊंगी। बैलेंस शीट का परफॉर्मा है, बैलेंस शीट भी यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर है, देखो बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ है आपको। कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद डोनेशन, सरप्लस। बैलेंस शीट के बारे में सेम है, एसेट है, कैश इन हैंड, डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, सन्डे डेटार्स, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्स्ड, प्लांट एंड मशीनरी। सो ऐसे कुछ भी इसमें ये नहीं है। सेम टाइम्स इंटरेस्ट एडिंग टू सरप्लस कैपिटल फंड, इट इज़ accumulated as a credit balance to the income and expenditure on such a balance is shown as a separate account on the liability side, making there may be under income or expenditure account opening credits at surplus. ओके, तो ये बैलेंस शीट की जो प्रॉब्लम है, बैलेंस शीट आप जब करेंगे तभी आपको समझ में आएंगे। सो ऐसे देखने में, ऐसे बोलने में और ऐसे सुनने में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, नेचुरल है, ह्यूमन बीइंग है, और जो लोग सोचते हैं उन्हें लगना ईजी है,
तो मैं जब बताऊंगी आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे, खुद से समझने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम करते टाइम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक दो आप प्रॉब्लम करोगे तो लॉजिक समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में भी मुझे बोर्ड पर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड पर या नोटबुक में अच्छी तरह समझा के ले लूँगी, जैसे मुझे कन्वीनियंस हो और प्लस आपको भी कन्वीनियंस हो। बोर्ड पर भी सिखाने के टाइम कभी लाइटिंग का प्रॉब्लम होता है, तो कभी नोटबुक मतलब कि मेरा आवाज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। सो मैं नोटबुक में अच्छी तरह पॉइंट्स निकाल के क्वेश्चन इलस्ट्रेशन कराऊंगी। एक दो इलस्ट्रेशन करने के बाद बैलेंस शीट का लॉजिक समझ में आएगा, रिसिप्ट्स और पेमेंट्स का समझ में आएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर का समझ में आएगा। लेकिन गाइस मैंने होमवर्क जो दिया था बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है। जो किया है, जिन्होंने किया है, आप 12th में हाईएस्ट मार्क्स से पास होंगे, ये आपको मैं बताती हूँ। जो काम करता है वो ज़रूर फल पाता है, जो नहीं करते प्लीज़ सोते मत रहिए, अभी टाइम है। ओके, सोते रहने से कुछ नहीं मिलता, उठिए जागिए और काम पर लग जाइए। यस, और देखो मैं भी उतनी मजबूर हूँ जितनी आप मजबूर हो, तो काम करना आपके पास है। मुझे अच्छा लगता है जब क्वेरीज स्टूडेंट्स पूछते हैं और मैं उनका आंसर कैपेबिलिटी से देती हूँ। गूगल मीट पर अगर नेक्स्ट क्लास में अगर गूगल मीट के ऊपर लेती हूँ, तो प्लीज़ गाइस आप अपनी क्वेरीज पहले लिख के रख लीजिए। हो सकता है आपको याद रहे ना रहे, मेरे को कुछ पूछना था याद नहीं आ रहा, ऐसा हो सकता है। जब भी आप टेक्स्ट बुक लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करते हो, या कोई आंसर करने का प्रिपेयर करने का करते हो, तो आप कहीं पर लिख लीजिए कि ये मुझे मैडम को पूछना है। और जब मैं गूगल मीट पर क्लास लेती हूँ, गूगल मीट के ऊपर मतलब गूगल मीट से क्लास लेती हूँ, उस टाइम आप पूछिए, उस टाइम आप पूछ लीजिए, टाइप करके पूछिए या ऐसे पूछिए, या आप इंडिविजुअली आपके अकाउंट से व्हाट्सएप अकाउंट से पूछिए, लेकिन पूछिए। मैं आंसर देने के लिए बैठी हूँ और आपके आंसर ज़रूर दूँगी। ओके गाइज, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ यूर सेल्फ, बी ऑनेस्ट, हार्ड वर्क कीजिए। एग्ज़ाम देखते देखते आज नज़दीक आ जाएंगे, और प्रिपरेशन के हिसाब से आप क्या कर रहे हो ये आपके ऊपर है। हम लोग हमारा काम करते हैं, हमारे लिए चैप्टर ख़त्म हो गया, लेकिन आपके लिए आपने क्या सीखा वो इम्पोर्टेंट है। ओके, ओके, हैव अ नाइस डे।